नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के सैंपल स्पेस इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट टाइप की चीज़ों की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी। चूँकि ये सीरीज लंबी चलनी है इसलिए हम कई पार्ट्स में इसको लेकर के आएंगे। आज हम उसी के क्रम में लेक्चर 14 है जो कि पार्ट 2 है कि हम असाइन कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट को। क्योंकि जैसे ही हम एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम असाइन करना जान गए या पा गए या असाइन कर लिए तो फिर प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन यूजी हो जाता है बाय द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम कुछ स्टेटमेंट बताते हैं जिसको कि हम लोग जनरल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज चांस दैट टुमारो विल बी रेनी डे। हाँ, जनरली हम लोग बातचीत में बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं या डिनोट कह सकते हैं। जब हम सिस्टमेटिकली इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे, एक नोटेशन देंगे, ए इवेंट दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे, क्योंकि इस पे अनसर्टेनिटी है। सो ये इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब 0.95 इसकी चांस बताया जा रहा है, तो अब हम कहेंगे PA इज इक्वल्स टू 0.95 where this PA denotes probability of what tomorrow is a rainy day। अब इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं जो रिसर्चेज में लोग यूज करते हैं। वह है आर्ट्स। आर्ट्स हम इसे ये भी बोल सकते हैं, आर्ट्स टुमारो इज अ रेनी डे। अब ये निकालने के लिए हम करते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टुमारो इज अ रेनी डे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टुमारो इज नॉट अ रेनी डे। मीन्स अगर किसी भी इवेंट का आर्ट्स निकालना है तो आप उस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उसके हैपन न होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो निकाल दीजिए, ये आर्ट्स कहलाएगा। तो अगर हम पीए कहे कि टुमारो विल बी रेनी डे, सो पीए अपॉन 1 पी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब दिस इट नॉट होल्ड्स, टुमारो इज नॉट रेनी डे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.95 अपॉन 0.05। बिकॉज वाई 0.05, क्योंकि ये रेनी डे की 95 है तो न होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 हो गई और हमने डिवाइड किया तो दिस इज 19। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 19/1 भी लिख सकते हैं और हम इनको 19:1 भी लिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें, चांस ऑफ विनिंग Chennai Super off is missing. Chance of winning Chennai Super King is more than Mumbai Indians in coming IPL। अब अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम कहेंगे PA greater than PB where A is event and what it signifies, event that CSK will win coming IPL, and B is event that MI will win coming IPL। Okay, and now by the statement we can say P of A is greater than P of B। now अब we can say that, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक हमें A का ऑड मिलेगा, हमें एक B का भी ऑड मिलेगा। अगर हम इस टर्म में बात करना चाहते हैं तो अब हमारे पास दो ऑड्स होंगे, एक होगा ऑड ऑफ A और एक होगा ऑड ऑफ B। दोनों ही आर्ट एक ही फिनोमेना की बात कर रहे हैं और वह है विनिंग इन आईपीएल। बट फर्क क्या है कि एक टीम ए के लिए कह रहा है, एक टीम बी के लिए कह रहा है, बट दोनों में फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, विनिंग द आईपीएल। सो now we have two odds. Now if we divide these two odds, then it is called odds ratio। So अगर हम odds of CSK means like this, odds of CSK will win coming IPL divided by odds of MI will in IPL, निकाल दें तो इसे कहते हैं odds ratio।
और आर्ट्स रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम इसकी बात करें, न्यूमरेटर की। सो ए वर्सेस बी, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हम इसे बी वर्सेस ए के इंटरप्रिटेशन में भी बोल सकते हैं। और जनरली इसमें जब लोग फ्री होते हैं रखने के लिए, तो यहाँ पे जिसके चांसेस ज्यादा हैं, जिनका आर्ट्स ज्यादा है, उनको रखते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। और इस तरह से सपोज करिए कि दोनों आर्ट्स सेम हैं, तो ये आपका आर्ट्स रेशियो 1 आ जाएगा। और फिर आप इनके आर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं इनके आर्ट्स से कि ग्रेटर है कि ज्यादा है। हम किसके आर्ट, किस चीज को कंपेयर कर सकते हैं? आर्ट्स को। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स पे। एक्सियम क्या है? रूल्स हैं। हाँ, ये रूल बनाए गए हैं और जनरली रूल्स प्रूव नहीं किए जाते हैं, तो एक्सियम्स प्रूव नहीं होते हैं। हाँ, ये अजम्पशंस होते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा। तो क्या है इसके लिए कि अगर आपके पास कोई इवेंट ए है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, पहला। और दूसरा कि आपका जो भी सैंपल स्पेस है आपके एक्सपेरिमेंट का, उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और तीसरा है कि अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट से, सैंपल स्पेस से बहुत सारे डिसजॉइंट इवेंट लिए, मींस बहुत सारे सबसेट्स लिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और आप उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो यह प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बराबर मिल जाएगी, भले ही आपके पास उन सेट्स का, सबसेट्स जो आपने लिए हैं, इवेंट्स की संख्या फिक्स्ड हो या काउंटेबली फाइनाइट, इनफाइनाइट हो। दोनों ही केस में ये रूल होल्ड करेगा। Now P dot coming out of above 3 axiom will called probability of event। अब कोई भी नंबर किसी इवेंट के लिए अगर ये इस तरह का फुलफिल करता है कंडीशन, तो हम उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। आते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसमें से पहला एग्जांपल था कि ए पर्सन कमिंग विथ फीवर इज टेस्टेड फॉर टीबी पॉजिटिव एंड इंटरेस्ट वाज टू शो टी पॉजिटिव रिपोर्ट। अब उस केस में हमारा जो सैंपल स्पेस बना वो 2 आउटकम्स का बना था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। वहां हमने प्लस लिखा था, यहाँ माइनस लिखा था। यह सैंपल स्पेस चूंकि एक ही आदमी पर है, एक ही बार किया गया है, तो इसको बोलेंगे 1 टपल सैंपल स्पेस। मीन्स इसका एक एक्सिस होगा और एक्सिस पे इसके 2 पॉइंट होंगे। अब वो पॉइंट आगे होगा पी कि पीछे होगा पी, ये दूसरी बात है। अब हमने इसके 2 सबसेट लिए, एक लिया ए पॉजिटिव, बी निगेटिव। अब हमने ए यूनियन बी निकाला, या तो हमको मिल गया एस, और ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिला। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये नल सेट है। इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट है। अब अगर हम इस रूल की बात करते हैं एक्सियम्स की, तो बाई एक्सियम 2 1 किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के। तो हमने लिखा 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और एस किसके इक्वल आया इस एग्जांपल में? ए यूनियन बी के। तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं, इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं। तो अब रूल 3 से हम इसे कह सकते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू 1, हेंस पी ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी बी। इसके अलावा हम इन इवेंट्स के ऊपर कुछ और नहीं कह सकते। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि पी एस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसी में से कोई एक रिपोर्ट आएगी। हाँ, लेकिन हम ये कैसे पाए पी ए लाइज बिटवीन 0 to 1, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हमको ये एक्सियम अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखाया।
अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें जो कि हमने पिछले वीडियो में लिया था, इसमें क्या हुआ था कि 3 पर्सन्स को टेस्ट कराया गया था टू सी द टेस्ट पॉजिटिव फॉर टीबी, और हमारे जो सैंपल स्पेस बने थे वो 8 एलिमेंट के थे, और चूंकि हर एलिमेंट इसका 3 रिजल्ट से बन रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये टपल 3 का सैंपल स्पेस है। और इसमें हमने कुछ इवेंट्स लिए या बनाए ए बी सी डी, और ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने बनाए हैं। इसलिए अब हम पहले तो एक्सियम 2 को यूज करके हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू पी एस एंड एस इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो 1 इज इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, और अगर ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिविजुअल सब में बदल जाएगी। अब देखें ए एंड बी, ए का ये एलिमेंट बी में कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे तो हर सेट का हर इवेंट में जो हमने पॉसिबल आउटकम लिए हैं वो इसमें किसी दूसरे में बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और अब हम एक्सियम 3 से कह सकते हैं कि दिस ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, एंड हेंस वी कैन से दैट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ हम ये कह सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, या और भी कोई इसका इंटरचेंज स्वरूप हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि हम इन इवेंट्स को हम नंबर कैसे प्रोवाइड करें जो कि एक्सियम 1 के 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ टू असाइन द प्रोबेबिलिटी। पहला मेथड है क्लासिकल अप्रोच का, और ये मेथड 2 कंडीशन पे काम करता है। पहला कंडीशन इसका है कि आपका सैंपल स्पेस फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट होने का मतलब है कि जितने भी उसमें पॉसिबल आउटकम है उन्हें आप गिन सकते हो, 1 है, 5 है, 10 है, 20 है, लाइक दैट। और नंबर 2 कि उसके जितने भी आउटकम है पॉसिबल वो सभी इक्वली लाइकली होने चाहिए। इक्वली लाइकली होने चाहिए का मतलब क्या हुआ कि हर पॉसिबल आउटकम के आने की संभावना बराबर होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी निकालने में ही हमने पहले एक एजम्पशन ले लिया कि संभावना बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एनीवे, तो अगर हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है एस और फाइनाइट है, इसका मतलब कि उसमें निश्चित संख्या में पॉसिबल आउटकम है और सभी इक्वली लाइकली हैं, तथा उस सैंपल स्पेस से हमने कोई सबसेट ए लिया, तो अब हम पीए को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनए अपॉन एनएस। आप ये भी कह सकते हैं कि जब सभी इक्वली लाइकली हैं आपके पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं, और वो सारे सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने हर एलिमेंट्री इवेंट को 1 अपॉन नंबर ऑफ आइटम से प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करा दी, अगर आपने इक्वली लाइकली मान लिया तो। और उसी के अनुसार ये डिफिनीशन बन गई। Na मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, हो सकता है कि ए आपका एलिमेंट्री इवेंट ना हो, और ns मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस, and PA is called probability of A. For example, सपोज करिए कि हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसके की पॉसिबल आउटकम ये है, फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें n पॉसिबल आउटकम लिखे गए हैं। अब अगर ये सभी इक्वली लाइकली हो तो कोई पूछे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, तो हम कहेंगे 1/n। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई तो हम कहेंगे 1/n। अब मान लीजिए कि इसमें का हमने एक इवेंट लिया, हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/n हो गई इस एग्जांपल में। अब ये 4 ही रहते तो सबकी 1/4 हो जाती। अब हमने इसमें से एक सबसेट लिया ए, और अब
अगर हम पीए की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप इसको गिन लीजिए, कितने हैं इस ए में, तो 2 हैं, एन एस में कितने हैं, तो एन है, तो पीए की प्रोबेबिलिटी 2/n। हाँ, यह हमेशा एन हमेशा आपका बड़ा होगा 2 से, इसलिए यह हमेशा एक 0 से 1 के बीच की संख्या होगी। इस अप्रोच में को रेगुलर यूज करने में प्रॉब्लम है वह यह कि है कि पहले तो अगर आपका सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो तो आप नहीं एसोसिएट कर पाएंगे, जैसा कि चिल्ड्रन बॉर्न वाला एग्जांपल हमने पिछले में लिया था, या लाइफ ऑफ बल्ब का लिया था, ठीक है। और दूसरा है कि एलिमेंट्री आउटकम हमेशा इक्वली लाइकली हो, यह भी संभव नहीं है। और तीसरा है कि इसकी डिफिनीशन में ही प्रोबेबिलिटी आ गया कि हम लोगों ने पहले ही मान लिया कि इक्वल प्रोबेबल हो या इक्वल लाइकली हो, तो इस बेसिस पर इसको लिमिटेशंस है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप इन लिमिटेशंस की वजह से असाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरा तरीका है, वह है फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच का, जो कि स्टैटिस्टिक्स करता है कि आप जो है एक एक्सपेरिमेंट, जिस भी इवेंट ऑफ इंटरेस्ट में की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करिए अंडर एसेंशियली सेम कंडीशन, और सपोज करिए कि उस रिपीट करने में आपके इवेंट ऑफ इंटरेस्ट एन बार आया, काउंट किया आपने कि इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ए एन बार आया, और रिपीट आपने किया एन ट्रायल्स में एन बार, तो ए की प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी Na अपॉन एन के, प्रोवाइडेड कि और हम ट्रायल्स को बढ़ाएं तो Na अपॉन एन की वैल्यू 9 बदले, ठीक है। और इसे कहा जाता है कि इसे कहा जाता है लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो लिमिटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी वही हम इसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे, और ये जो है ये एजम्पशंस पे है लिमिटिंग के। तो ये इसके ड्रॉबैक में आता है कि इस मेथड का है कि हम कैसे एश्योर करें कि अब हम और बार रिपीट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे इवेंट ऑफ इंटरेस्ट की नहीं चेंज होने वाली है। तो इस मेथड के साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब क्लासिकल अप्रोच में कुछ मेथड्स यूज करते हैं हम लोग ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी। सपोज करिए हम फिर से एग्जांपल पे चलें उस पर कि हमारा पहला एग्जांपल था टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लासिकल मेथड के अनुसार कंडीशन 1 फुलफिल हो रहा है, फाइनाइट है, बट कंडीशन 2 लॉजिकली फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव फीवर के साथ टीबी की रिपोर्ट का पॉजिटिव होना या फीवर के सिम्टम पर टीबी रिपोर्ट का नेगेटिव होना हम लोग इक्वल प्रोबेबल नहीं मान सकते। फीवर बहुत से कारणों से हो सकता है, उसमें से एक कारण है ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि, इसलिए हमने कहा कि लॉजिकली तो नहीं ट्रू है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने मान लिया कि सही है। तो अब क्या होगा, हमारे पास इवेंट ए था, इवेंट बी था। अब हमने जब इसको इक्वली लाइकली मान लिया तो हम कहेंगे पी ए बराबर पी बी बराबर हाफ। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे ये सभी पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली है, प्रोवाइडेड कि हम ये मान लें कि फुलफिल कर रहा है कंडीशन 2, मीन्स ये इक्वली लाइकली है। मीन्स पहला, अगर ये इक्वली लाइकली है तो इसको हम जितनी बार रेंडमली रिपीट करेंगे तो पॉसिबल आउटकम उसके भी रिपीटेड आउटकम भी इक्वली लाइकली होंगे। तो अगर हमने यहां माना है तो यहां भी मान सकते हैं, और ऐसे केसेस में हम पीए, पीबी, पीबी और पीडी निकाल सकते हैं 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। लेकिन अगर आपको पिछले वीडियो का थर्ड एग्जाम्पल याद हो, जिसमें इसी पे कहा गया था कि हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट, ऐसे केस में हमारा सैंपल स्पेस बना था 0, 1, 2, 3। अब अगर हमने इवेंट ए लिया 0, इवेंट बी लिया 1,
C लिया 2, D लिया 3, मतलब एलिमेंट्री इवेंट लिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि PA बराबर 1/4, PB बराबर 1/4, PC बराबर 1/4, PD बराबर 1/4? नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहां पे हम कह रहे हैं, यहां पे अगर इसको मान लिए तो यहां से कह सकते हैं, लेकिन इसको मानने के बावजूद भी हम यहां पे नहीं कह सकते। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल अगर देखें, कपल डिसाइड्स टू बॉर्न बेबीज अंटिल मेल बेबी बॉर्न आर 4 चिल्ड्रन आकर इन फैमिली। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? पहला मेल, दूसरा फीमेल मेल, तीसरा फीमेल फीमेल मेल, चौथा पांचवा। आइए उसी एग्जाम्पल का एक छोटा सा पार्ट है जो हमने पिछले में दिया था, जिसमें कहा था कि टिल द फर्स्ट बेबी बॉर्न, फर्स्ट मेल बेबी बॉर्न। हमने उसका छोटा रूप लिया है ताकि ये फाइनाइट सैंपल स्पेस रहे। अब किसी भी ट्रायल में मेल और फीमेल बेबी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है बायोलॉजिकली, अबाउट स्लाइट डिफरेंस होता है, बट मान लिया सेम होती है। अब प्रश्न है कि क्या हमारे ये पॉसिबल आउटकम इक्वली लाइकली है कि नहीं। मीन्स अगर हम एलिमेंट्री इवेंट को ABCDE मान लें तो क्या हम कह सकते हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है? शायद नहीं। इसलिए क्योंकि पहली बार मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होगी, इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर इनसे कम होंगी। इसका मतलब है कि यह सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली नहीं है। तो अब इक्वली लाइकली को जानने के लिए हमें कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने होंगे, केवल ये देख करके नहीं कि हमारे एलिमेंट्री इवेंट फाइनाइट है या सैंपल स्पेस फाइनाइट है, इसलिए हम सबको बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी दे दें। हाँ, तो एक वाइज डिसीजन होना चाहिए। इसको फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास कैसे वाइज डिसीजन आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 गेंद हैं, 1 2 3 4। इनकी साइज छोटी बड़ी है और ये चारों आपके पॉकेट में आ सकते हैं। अब आपने इन चारों गेंदों को पॉकेट में रखा है, इसके बाद आपने अपना हाथ पॉकेट में डाला और इसमें से किसी एक को विदाउट नोइंग कि किसको आप पकड़ने जा रहे हैं बाहर निकाला। अब क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा नंबर बाहर निकलेगा आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन पहले से आप ये जानते हैं कि आपका पॉसिबल रिजल्ट 1 2 3 4 हो सकने से कोई एक होगा। अब चूंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं इसलिए ये सैंपल स्पेस हुआ। अब प्रश्न है कि क्या ये 1 2 3 4 इक्वली लाइकली है कि नहीं, क्योंकि हमने किया कैसे था, निकाला कैसे था कि हमने पॉकेट में हाथ डाल के निकाला। अब जब हम अपना पॉकेट में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ हमेशा किस नंबर के बाल को टच करेगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारा हाथ नंबर 1 के बाल को टच करेगा। नंबर 4 बाल चूंकि इतना छोटा है कि हमारे पॉकेट के बॉटम में कहीं जाके चिपका रहेगा और मेरा हाथ जब भी जाएगा तो हमारा बड़े वाले को पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे में स्मॉलर नंबर के आने के चांसेस हमारे ड्रॉ में ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू नंबर 4 के। इसका मतलब है कि इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी एसोसिएट नहीं कर पाएंगे और इक्वली लाइकली नहीं कह पाएंगे ड्रॉ को। तो अब हम कैसे इसको ड्रॉ करें कि हम इक्वली लाइकली कहें? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर इनकी संख्या छोटी है, कम है, तो आप चिट्स बनाएं और बाउल में रखें और अच्छी तरह से चिट को बाउल में मिक्स कर लें और उसमें से एक बाउल में से चिट को निकाल लें। अब आपके सबके निकलने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर ये बॉल्स की संख्या ज्यादा रहे, थाउजेंड्स करोड़्स में रहे, और अगर आप चिट बना करके निकालेंगे तो अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ एश्योरिंग इक्वल लाइकली, क्योंकि जो चिट बॉटम में रहेंगे और जो टॉप में रहेंगे उनकी अलग अलग संभावना हो जाएगी। सो इन दैट केस इट्स प्रीफर टू यूज रैंडम नंबर टेबल फॉर द पर्पज। अब कुछ रूल्स हैं जिससे कि आप रेंडमली अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे और
वो सभी एलिमेंट इक्वली लाइकली होंगे अगर आपने उस तरह से किया है तो। और जैसे ही आपको पता चला कि इवेंट पॉसिबल नंबर कितने हैं, आउटकम कितने हैं, और ये पता चल गया कि इक्वली लाइकली है, तो अब आपका काम आसान हो गया। आप हर पॉसिबल इवेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस और एक्सपेरिमेंट। अब अगर आपके पास n आइटम का लॉट है, जैसे ये 4 आइटम का लॉट था, और इसमें से आप एक आइटम निकाल रहे हैं एट रेंडम। अब मैंने वाइजली शब्द यूज किया है कि जो अभी मैंने तरीका बताया उसको सोच करके, देन देयर विल बी n, इसको भी n पढ़ेंगे, इसको भी n पढ़ेंगे और इसको भी n पढ़ेंगे। आगे चल करके हम बताएंगे कि ये अलग अलग हैं। तो n possible outcome of tuple 1 and each will be equally likely। तो हमारे सैंपल स्पेस में n एलिमेंट्स होंगे और सब इक्वली लाइकली होंगे और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/n, जैसे हमने पिछले दिखाया था a1 a2 an, वो सभी इक्वली लाइकली होंगे। और लेकिन हर पॉसिबल आउटकम सिंगल रिजल्ट से बनेगा, सिंगल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बनेगा, इसलिए हमने कहा टपल 1। सेकेंड रूल कि अगर हम 2 निकालें, यही रूल लगा करके रैंडम रूल निकालने से 2 निकालें, तो हमारे सैंपल स्पेस में जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो या तो n² होंगे, या तो nc2 होंगे, या तो np2 होंगे, कोई इसमें से एक होगा। हाँ, कौन सा होगा ये हम लोग बाद में जानेंगे अभी, लेकिन जो भी होंगे वो टपल 2 के होंगे, मीन्स पेयर में होंगे, और हर पेयर के आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन इनमें से कोई भी एक नंबर लिखा जाएगा। अब इसे जनरलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास n आइटम है और उसमें से हम r आइटम एट रैंडम निकाल रहे हैं, r की संख्या n से छोटी होनी चाहिए या बराबर, तो उस केस में n टू द पावर r या ncr या npr पॉसिबल आउटकम होंगे और सभी टपल r के होंगे। मतलब हुआ कि हर पॉसिबल आउटकम में r रिजल्ट्स लिखे होंगे, सिर्फ एक हमारा पॉसिबल आउटकम r रिजल्ट से बनेगा। इसे कहते हैं कि हमारा सैंपल स्पेस r डायमेंशन का होगा और सभी इक्वली लाइकली होंगे। अब आपको किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 अपॉन n टू द पावर r, ncr या npr लिख सकते हैं, जैसा कि लिखने को आपको बताया गया हो। अब if successive draw are by with replacement then n to the power r, तो इसका मतलब n स्क्वायर n टू द पावर r कब, जबकि हमारा ड्रॉ जो हम एक के बाद दूसरा निकाल रहे हैं वो हमारा ड्रॉ विद रिप्लेसमेंट से हो, और अगर हमारा ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट से हो तब हम या तो एनसीआर लिखेंगे पॉसिबल आउटकम की संख्या या एनपीआर लिखेंगे। और कौन सा लिखेंगे ये हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि इसमें से कौन सा लिखेंगे। और जो भी आपने तय किया या जो भी अकॉर्डिंग टू रूल ये डिसाइड हुआ कि हम कौन सा लिखेंगे, अब हम एलिमेंट्री इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं 1 अपॉन एनसीआर, 1 अपॉन एनपीआर। और अगर आपने एलिमेंट्री इवेंट को प्रोबेबिलिटी दे दी तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक्सियम 3 से, एलिमेंट्री इवेंट चूंकि डिसजॉइंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो और किसी भी एलिमेंट्री किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने से बन जाएगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, तो अब हम कैसे करते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली एनसीआर और एनपीआर को लेकर के छात्रों में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एनसीआर यूज करें कि एनपीआर यूज करें कि n टू द पावर r यूज करें। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब हम किसी लॉट से एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम निकालेंगे
तो n टू द पावर r तब यूज करेंगे जब हम r आइटम विथ रिप्लेसमेंट मेथड से निकाल रहे हों। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर हम r आइटम विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से निकाल रहे हों तब हम पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स NCR लिखें कि NPR लिखें, इसको समझने की जरूरत है। तो हम अपने अगले वीडियो में इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो में हम कुछ और भी चीजें शेयर करेंगे आपसे कि ऐसी प्रॉब्लम को हम सैंपल स्पेस न लिख करके भी हम प्रॉब्लम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को कैसे निकालते हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स हम लोग वहाँ भी सीखेंगे, जिसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ को भी यूज करेंगे बिना किन चीज़ों को प्रूफ किए। तो हम आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में हम सारी चीज़ें थोड़ी जिसमें कि जो बची हुई पार्ट है वो हम आपके सामने पुटअप करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कमेंट जरूर लिखें अगर मेरा वीडियो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इसमें कहीं कमी रह गई है या आपको कुछ अच्छा लगा, तो आप अपने विचारों को जरूर लिखें, कमेंट में लिखें, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको कितना बेहतर लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।